स्वागत है आप सभी का स्टडी सर्किल पे। और हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में बीपीएससी 2023 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट 5 के लिए। तो जैसा कि 4 सेट हम डाल चुके हैं और इन चारों सेट में ही बीपीएससी 68 जो कि 12 फरवरी 2023 को एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, तो उस एग्ज़ाम में जो सवाल पूछे गए हैं हमने इस सेट में उन्हीं को कवर किया है। तो ये सेट नंबर 5 है हमारा। और देखें जो पहला सवाल है, और ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आप कितने तैयार हैं। और जो क्योंकि हर प्रश्न का एक विकल्प सही होता है लगभग, है ना। तो जो दूसरा और तीसरा विकल्प है उसके लिए कहाँ तक तैयार हैं आप, हम उस चीज़ के लिए इसको ला रहे हैं। तो देखें जो पहला सवाल है जो कि पूछा गया था कि पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया है। कदीराबाद, दरभंगा, दिलबरपुर, दरभंगा, जमालपुर, दरभंगा, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प ये हो जाएगा कि कदीराबाद, दरभंगा में ये बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में बनाया गया है। तो ये सवाल जो है करंट अफेयर का है। तो बिहार में यानी कि जनवरी 2023 से अगस्त 2023 तक में जो भी नए विकास कार्य हुए हैं उनको आप एक बार ज़रूर देखें, उससे एक आध क्वेश्चन पक्का है। और चूंकि इस वर्ष ये दूसरा वर्ष होगा कि माइनस मार्किंग चालू है, तो ध्यान भी देना है आपको। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा कि बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कदीराबाद, दरभंगा में बनाया गया है, जो कि बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी कि BREDA ब्रेडा के द्वारा राज्य का पहला फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र है। और यहाँ से 2 मेगावाट विद्युत उत्पादित किया जाता है। और संसार के संदर्भ में बात करें तो जब दुनिया का या संसार का पहला तैरता हुआ सौर संयंत्र जापान के मध्य होन्शु के आइची प्रांत में बनाया गया था सन 2007 में। और विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र की बात करें तो वो भारत में ही स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध में स्थापित किया जा रहा है, जिसका जो सीमा है 2022-23 रखा गया है। हालांकि अभी कंप्लीट, मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अभी कंप्लीट वो नहीं हुआ है ना। अब देखें प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 पूछ रहा है कि खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है। तीरंदाजी, क्रिकेट, ट्रैक साइकिलिंग, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि ट्रैक साइकिलिंग को खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में शामिल किया गया है। और प्रश्न नंबर 3 देखें, ये बड़ा रोचक क्वेश्चन है, आपको इसको देखना है। तो प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक या GI टैग से सम्मानित किया गया है। मिथिला मखाना, बिहार का एप्लिक खतवा वर्ग या खटवा वर्ग जिसे कहा जाता है, और बिहार के सिक्की घास उत्पाद, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही विकल्प ए हो जाएगा कि मिथिला मखाना को अगस्त 2022 में GI टैग से सम्मानित किया गया है। और अगर हम मिथिला मखाना की बात करें तो इसे 2022 में भौगोलिक संकेतक या GI टैग प्रदान किया गया है। और मिथिला मखाना या माखन या मखाना या मखान भी जिसे कहते हैं, इसका वानस्पतिक नाम यूरिले फेरोक्स सालिसब है, जो कि बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में उगाया जाने वाला एक विशेष किस्म का मखाना है, जो कि खाने के प्रयोग में आता है और बहुत ही पावरफुल होता है। इसका अपने इधर पता है आपको, भूंजा भी बनाया जाता है, भूंज के भी खाया जाता है। बहरहाल जो मखाना है ये मिथिला की प्रतिष्ठित सांस्कृतिक पहचानों में से एक है, और मिथिला क्षेत्र की 3 प्रतिष्ठित सांस्कृतिक पहचान है, जिसमें पान, मखाना और मच्छी या माछ, ये मिथिला की 3 प्रतिष्ठित सांस्कृतिक पहचान है। और जो नवविवाहित जोड़े होते हैं मैथिल ब्राह्मण, उनके कोजागरा उत्सव में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जिसके लिए जो मिथिला मखाना है ये फेमस है। इसके अलावा मखाने में अगर हम बात करें कि क्या क्या तत्व पाए जाते हैं, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और फास्फोरस जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ साथ प्रोटीन और फाइबर पाए जाते हैं। तो ये मखाना को स्पेशल बनाते हैं। और
भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो सबसे पहले दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग प्रदान किया गया था। और कुछ बिहार के अन्य उत्पाद भी हैं जिन्हें कि जीआई टैग दिया गया है, जिसमें भागलपुरी जर्दालू आम को 2017 में प्रदान किया गया, करतनी चावल को भी 2017 में प्रदान किया गया, मगही पान इसे भी वर्ष 2017 में जीआई टैग प्रदान किया गया, और शाही लीची की बात करें तो वर्ष 2018 में, और सिलाव या सिलाव खाजा इसे 2018 में जीआई टैग प्रदान किया गया। और सिलाव असल में एक नालंदा ज़िले में एक शहर है जहाँ का नाम सिलाव है, वहाँ का खाजा जो है बिल्कुल फेमस है, इसलिए उसे जीआई टैग दिया गया। इसके अलावा वर्ष 2023 में यानी कि हाल ही में अप्रैल महीने में मरचा धान को भी जीआई टैग का दर्जा प्रदान किया गया है। तो 2023 करंट अफेयर ध्यान देख लीजिएगा आप कि मरचा धान को जीआई टैग का दर्जा प्रदान किया गया, जबकि मधुबनी चित्रकला को और ये खटवा वर्क या पिपली एप्टेलिक खटवा वर्क इसे सिक्की घास उत्पाद, भागलपुर सिल्क और मंजूसा कला जो है उसे जीआई टैग का दर्जा प्रदान किया गया है। और थोड़ी सी अगर हम बात कर लें कि जीआई टैग होते क्या हैं और ये क्यों प्रदान किए जाते हैं, तो असल में कि एक प्रकार के संकेतक होते हैं जिनका उपयोग एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से या क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली विशेष विशेषताओं वाले सामानों को पहचान प्रदान करने के लिए किया जाता है। मतलब इससे अगर किसी चीज़ को जीआई टैग मिल जाता है तो उस चीज़ को थोड़ी सी और ख़ास बना देता है ताकि उसका कोई दुरुपयोग ना करे और वहाँ के जो वास्तविक जो उसके हकदार हैं उनसे उसका हक ना छीने। इसके लिए किसी भी चीज़ को या किसी डिजाइन को या किसी उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया जाता है। इसके अलावा ये जो वस्तुओं का भौगोलिक सूचक और पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत भारत में वस्तुओं से संबंधित भौगोलिक संकेतकों के पंजीकरण एवं बेहतर सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास ये अधिनियम करता है। इसके अलावा जो ट्रिप्स हैं तो विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधित पहलुओं का भी ये जो जीआई टैग है ये एक हिस्सा है, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा जब पेरिस कन्वेंशन हुआ तो उसके अनुच्छेद 1, 2 और 10 के तहत यह निर्णय लिया गया और ये भी कहा गया कि औद्योगिक संपत्ति और भौगोलिक संकेतक का संरक्षण बौद्धिक या जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होते हैं उसके तत्व होते हैं। इसके अलावा जो जीआई टैग हैं मुख्य रूप से कृषि, प्राकृतिक या निर्मित उत्पाद जिसमें हस्तशिल्प और औद्योगिक सामान आते हैं वो भी शामिल हैं। और बात करें कि जीआई टैग जो होता है ये कब तक वैध होता है, तो सामान्यतः होता क्या है कि जो भौगोलिक संकेतक का जब पंजीकरण होता है वो 10 वर्ष की अवधि के लिए वैध होता है। हालांकि इसे समय समय पर 10-10 वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। अब इसके महत्व की बात करें तो इसका महत्व ये है कि एक बार अगर किसी भी चीज़ को भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्रदान कर दिया जाता है तो उसके बाद कोई भी अन्य निर्माता समान उत्पादकों के विपणन के लिए उस चीज़ के नाम का दुरुपयोग नहीं कर सकता है और यह ग्राहकों को उस उत्पाद की प्रामाणिकता के बारे में भी सुविधा प्रदान करता है, आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा किसी भी उत्पाद का भौगोलिक संकेतक अन्य पंजीकृत भौगोलिक संकेतक के अनअधिकृत उपयोग को रोकता है, इसीलिए जीआई टैग की कॉन्सेप्ट को लाया गया। तो ये आप लिस्ट आपने सुन लिया, देख लिया, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको चीज़ और या अच्छे से क्लियर हो जाए, या इसका रिवर्स में जाके फिर से इसे सुन ले, थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ें और देखें प्रश्न नंबर 4 को। तो प्रश्न नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है। विकल्प है, पहला है कि नालंदा में नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल, लंगट सिंह कॉलेज में खगोलीय वेधशाला और बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर, और डी है कि इनमें से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो असल में इसमें क्या हुआ था, बीच में कहा जा रहा था कि लंगट सिंह जो कॉलेज है उसमें खगोलीय वेधशाला है उसको मिल गया है यूनेस्को का दर्जा, हालांकि ऐसा हुआ नहीं था। तो खैर यहाँ पे बी है नहीं और ए और सी हैं, मतलब ये जो दोनों हैं ए और सी ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। लेकिन सवाल पूछ रहा है कि किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा, सॉरी
ई हो जाएगा कि उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई भी नहीं, यानी कि वर्ष 2022 में इनमें से किसी को भी नहीं जोड़ा गया है। अब बात करें नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल, तो इसे वर्ष 2016 में शामिल किया गया था, जबकि बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर है तो इसे वर्ष 2002 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। थोड़ी सी हम यूएन की बात कर लें तो ये एक संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है जिसका उद्देश्य शिक्षा, कला, विज्ञान एवं संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है, और इसे 16 नवंबर 1945 को स्थापित किया गया और वर्तमान में इसमें 194 सदस्य देश हैं, है ना। अब आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 5 देखें तो प्रश्न नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। मतलब कि जो गैस का मूल्य सरकार अभी तय करती है, ठीक है, और अब सब्सिडी वगैरह देती है या रेट नियमन करती है, तो इसे ख़त्म करके क्या किया जाए, मतलब कि जो मूल्य निर्धारण है उसको स्वतंत्र कर दिया जाए। इसके लिए कौन सी समिति बनाई गई थी, ये पूछ रहा है। विकल्प है पी के मोहंती समिति, अरुण गोयल समिति, किरीट पारिक समिति, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि किरीट पारिक पैनल या समिति जो है इसकी सिफारिश, यानी इसने सिफारिश किया था, तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 6 देखें तो प्रश्न नंबर 6 है कि प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। डिब्रूगढ़, ढोलका, ईटानगर, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि प्रधानमंत्री ने ईटानगर में पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया नवंबर 2022 में, जो कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। हालांकि अगर हम ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की बात करें या हवाई अड्डे की बात करें तो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा जो होता है वो ऐसा हवाई अड्डा होता है, यानी कि ऐसे जगह पर उसका निर्माण किया जाता है जहाँ पहले से कोई भी निर्माण कार्य न किया गया हो, अर्थात वह भूमि पहले खाली रही हो। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसे एयरपोर्ट को किसी कृषि भूमि को अधिग्रहण करके नहीं, बल्कि जो उबड़ खाबड़ भूमि है उसको अधिग्रहण करके, समतल करके और पर्यावरण का विशेष ध्यान करते हुए ऐसे हवाई अड्डों का निर्माण किया जाता है। और थोड़ी सी अगर हम बात कर लें कि बिहार के संदर्भ में जो एयरपोर्ट है, तो बिहार में फ़िलहाल 2 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं, जिसमें पहला है जयप्रकाश लोकनायक जयप्रकाश एयरपोर्ट पटना और गया एयरपोर्ट, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे हैं, जबकि दरभंगा एयरपोर्ट ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट का काम अभी चालू है, और बिहटा का एयरफोर्स स्टेशन, बिहटा जो कि पटना के पास ही है, पूर्णिया एयरपोर्ट और सबेया एयरपोर्ट। और थोड़ी सी अगर हम बात कर लें कि जो ये लोकनायक जयप्रकाश एयरपोर्ट जो कि पटना में स्थित है, तो इसका निर्माण सर 1973 में किया गया, और यानी कि ये जो हमारे बिहार का सबसे पुराना एयरपोर्ट लोकनायक जेपी एयरपोर्ट है। और गया एयरपोर्ट की बात करें तो इसका निर्माण वर्ष 2002 है, और इसके विस्तार करने की प्रक्रिया अभी चल रही है ना। और आगे बढ़ें प्रश्न नंबर 7 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 7 है कि भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है। जुलाई, मई, सितंबर, या इनमें से एक से अधिक, या कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, सितंबर महीने में मनाया जाता है ये। और ये जो पोषण अभियान है इसकी शुरुआत भारत सरकार के द्वारा 8 मार्च 2018 को किया गया, और इसके तहत पोषण अभियान या राष्ट्रीय पोषण मिशन का काम शुरू किया गया, और सितंबर महीने को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाने का काम किया गया। अब आगे बढ़ें तो ये भूगोल का क्वेश्चन है। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा था। और ये असल में नवंबर 2022 से फूटा था। विकल्प है
हलेआकाला, माउंट सेल हेलेंस या मौना लोआ, उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा, मौना लोआ, जो कि हवाई द्वीप में स्थित है और एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और ये 28 नवंबर 2022 की रात को फटा था। और इसके लिए नवंबर मतलब 5 से 10 नवंबर के बीच में एक न्यूज़ भी आया था कि काफ़ी सब राख वगैरह निकल रहे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ मतलब ज्वालामुखी विस्फोट हो, और हो गया था 28 नवंबर को। और हवाई द्वीप अमेरिका की बात करें तो ये अमेरिका का एक प्रांत है हवाई द्वीप, और यहाँ पे कुल 5 ज्वालामुखी हैं। ये आप इमेज देख सकते हैं, ये हवाई द्वीप का सीन है। और ये जो इसमें जो ज्वालामुखी हैं उसमें शामिल हैं कोहाला, मोना लोआ, मोना किया, किलाउआ और हुआला लाई। तो कुल 5 जो हैं क्या बोलते हैं हवाई द्वीप में ज्वालामुखी हैं। और भारत के संदर्भ में बात करें तो बैरन द्वीप, जहाँ 28 मई 2005 में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था और इसके अभी भी लावा निकल रहा है। इसके अलावा भारत में अन्य ज्वालामुखी की बात करें तो नारकोंडम, जो कि सुषुप्त ज्वालामुखी है, और ये जी हाँ, तो ये बैरन द्वीप जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जैसा कि पहले बताया आपको 28 मई 2005 में यहाँ विस्फोट हुआ था। और नारकोंडम जो कि अंडमान द्वीप समूह में स्थित है, और ये सुषुप्त ज्वालामुखी है। इसके अलावा बारह टांग या बारह टांग जो कि मड ज्वालामुखी है, और ये अंडमान द्वीप समूह में है, और डेक्कन ट्रैप्स महाराष्ट्र में है। इसके अलावा धिनोदर हिल्स जो कि दुर्लभ किस्म का है, यानी कि यहाँ ऐसा था कि यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट कभी हुआ था या नीचे ज्वालामुखी था, तो ये दुर्लभ है, यानी कि ये लगभग समृद्ध प्राय है। इसके अलावा धोसी हिल, ये हरियाणा में है, जो कि ज्वालामुखी एरिया है। और कुछ अन्य ज्वालामुखी देख लें जिनको भी हाल ही में विस्फोट हुआ 2022 में हुआ, जिनमें सांगे ज्वालामुखी जो कि इक्वाडोर में स्थित है, और ताल ज्वालामुखी जो कि फिलीपींस में है, और माउंट सिनाबुंग, मेरापी और सेमेरू ज्वालामुखी, ये तीनों ज्वालामुखी जो हैं इंडोनेशिया में स्थित हैं। अब आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 9 को देखें। तो प्रश्न नंबर 9 है कि इनमें से किसे हाल ही में उनके उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ मॉली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिला? सेहान करुणा तिलक, माइकल उंडाडचे, प्रदीप मैथ्यू, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प ए हो जाएगा, सेहान करुणा तिलक को 2022 का बुकर पुरस्कार मिला उनके उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ मॉली अल्मेडा के लिए। और 2023 का भी घोषणा नहीं हुआ है, तो जो पुरस्कार हैं वर्ष 2022 और 23 के, वो भी आप देख लें करंट अफेयर में। और प्रश्न नंबर 10 देखा जाए तो प्रश्न नंबर 10 है कि विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? अंतरिक्ष और निरंतरता, अंतरिक्ष में औरतें, उपग्रह जीवन को बेहतर बनाते हैं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा, अंतरिक्ष और निरंतरता विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम थी। और 2023 का थीम अभी आया नहीं है, तो इसको थोड़ी सी और जान लें। असल में ये जो विश्व अंतरिक्ष सप्ताह है, ये इसकी थीम 2022 में अंतरिक्ष और निरंतरता थी, जबकि 2021 का अंतरिक्ष में महिलाएं या अंतरिक्ष में औरतें थी। और ये जो विश्व अंतरिक्ष सप्ताह है, ये प्रत्येक वर्ष 4 से 10 अक्टूबर के मध्य विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है। और जो कि ऐसा हुआ कि 4 और 10, यानी कि ऐसा क्या था कि 4 और 10 अक्टूबर को ही लिया गया, तो इसके पीछे भी एक फैक्ट है। वो ये है कि 4 अक्टूबर 1957 को पहला मानव निर्मित उपग्रह स्पुतनिक 1 रसिया के द्वारा प्रक्षेपण किया गया, और 10 अक्टूबर 1967 को चंद्रमा एवं अन्य खगोलीय पिंडों सहित जो बाहरी अंतरिक्ष हैं उनकी खोज और उपयोग में जो राज्यों की गतिविधियां होंगी उनको नियंत्रित करने वाले सिद्धांत पर संधि बनाया गया और उस पर हस्ताक्षर किया गया। तो इसीलिए ऐसे सिद्धांतों पर एक संधि बनाया गया और उस पर हस्ताक्षर किया गया।
तो इसीलिए 4 से 10 अक्टूबर, यानी कि 4 अक्टूबर और 10 अक्टूबर, तो 4 से 10 अक्टूबर के बीच ये मनाया जाता है। और फिर क्या हुआ कि सन 1999 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 4 से 10 अक्टूबर को विश्व अंतरिक्ष सप्ताह के रूप में मनाने की घोषणा की गई। तब से वर्ष 2000 से, यानी कि पहली बार सन 2000 में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया गया। उस समय इसका थीम था स्पेस मिलेनियम का शुभारंभ। अब आगे देखें प्रश्न नंबर 11वां। तो प्रश्न नंबर 11वां है, मैं खाली तो आवाज़ आ रही है। तो प्रश्न नंबर 11वां है कि अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम है? पेपर, ऑप्टिमस, एटलस, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा, ऑप्टिमस नाम था इसका। और प्रश्न नंबर 12वां है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में या बिहार के अधिकतम जिलों से लगती है? तो इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अभी तत्काल बिहार का मैप देखें, और अगर नहीं देख रहे हैं तो यहाँ पे है, आप देखिएगा। विकल्प हैं पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो ये मैप देख रहे हैं आप, तो देखेंगे कि पश्चिम बंगाल से बिहार के 3 जिले लगते हैं, जिनमें कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, कुल 3 जिले जो लगते हैं, यानी 3 जिलों की सीमा लगती है पश्चिम बंगाल से बिहार का। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश से लगे हुए ज़िले हैं पश्चिमी चंपारण, मतलब ये क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर, आप मैप में देखते रहिएगा। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, ये छपरा जिला, भोजपुर या आरा, बक्सर, भभुआ, रोहतास। तो देखा जाए तो कुल 8 जिलों से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। और झारखंड से जो लगे हुए ज़िले हैं इनकी भी संख्या 8 है। अगर हम इनको देखें पूर्व से पश्चिम की ओर, तो देखेंगे कि कटिहार है, भागलपुर है, बांका है, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास। तो कुल 8 जिले। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि इनमें से एक से अधिक। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। तो इसके लिए आप मैप ज़रूर देखें। इसके अलावा आप बिहार का प्रॉपर मैप भी देखें तो अच्छा रहेगा। खैर आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 13 देखें। तो प्रश्न नंबर 13 है कि बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडार है, और दूसरा कथन है कि चूना पत्थर कैमूर या भभुआ, मुंगेर एवं रोहतास जिलों में पाया जाता है, और विकल्प 3 है कि जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो देखिए, रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडार है, सही बात है। और ये जो पायराइट है ये एक प्रकार के लोहे का यौगिक है जिसका उपयोग ज़्यादातर H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में किया जाता है। और दूसरा कथन जो है कि चूना पत्थर कैमूर, मुंगेर एवं रोहतास जिले में पाया जाता है, तो ये भी कथन सही है। और तीसरा कथन है कि जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं, तो ये भी कथन सही है। असल में ये अभी कुछ दिन पहले पाए गए हैं। तो इनमें से कौन सा कथन सही है या है? तो 1 और 3 ये भी सही है, केवल 3 ये भी सही है, 1 और 2 ये भी सही है। अब देखिए इसमें क्या है, जो विकल्प दिए हुए हैं इनमें क्लियर नहीं किया है, तो सही विकल्प इनमें से हो जाएगा डी की उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पे तीनों सही हैं, इसलिए सही विकल्प इनमें डी हो जाएगा। और आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 14 देखें। तो प्रश्न नंबर 14 है कि बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? मोहना और लीलाजन, लीलाजन और सोन और मोहाना, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही विकल्प असल में ए हो जाएगा कि मोहाना और लीलाजन नदी के संगम से फल्गु नदी बनती है। और प्रश्न नंबर 15 देख लें। तो प्रश्न नंबर 15 है कि बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी? सुपौल में, ठाकुरगंज में, बहादुरगंज में, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो असल में ये किशनगंज में बिहार में चाय बागानों की स्थापना की गई थी, तो किशनगंज के प्रखंड ठाकुरगंज में। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि ठाकुरगंज। और प्रश्न नंबर 16वां है कि बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है, यानी कि कौन सा खाद्य उद्योग सबसे ज़्यादा है?
गन्ना उद्योग, अनाज आधारित उद्योग, दाल उद्योग, या इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, अनाज आधारित उद्योग, क्योंकि इसमें गन्ना उद्योग, दाल उद्योग और चावल मिल उद्योग, चीनी मिल उद्योग, जूट और उस पर आधारित जो भी उद्योग हैं सब अनाज आधारित उद्योग में आ जाएंगे। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 17वां है जो कि सिंध नदी के बारे में पूछता है। तो सिंध नदी का थोड़ी सी आप मैप देख लीजिएगा, ठीक है। ये पूछता है कि अटक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? हेलमंद नदी, अमू दरिया, काबुल नदी, या इनमें से एक से अधिक, या कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि काबुल नदी से जुड़ती है ये। और प्रश्न नंबर 18वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्यजीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? यानी कि वर्ष 1973 में विश्व में प्रचलित या विश्व में प्रचालित वन्यजीव अभियान कौन सा है? सुंदरबन परियोजना, प्रोजेक्ट टाइगर, लैंड प्रोजेक्ट, या इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? बी, प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की केंद्र प्रायोजित परियोजना है, जो कि देश के राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों को आश्रय के लिए कार्य करता है और उनकी सुरक्षा का कार्य करता है, प्रोजेक्ट टाइगर। तो सही विकल्प बी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 19 देखें। तो प्रश्न नंबर 19 है कि क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। इस परत पर तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है। इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा कि इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, क्योंकि ध्रुव के निकट 8 किलोमीटर और विषुवत वृत्त पर सर्वाधिक ऊंचाई 18 किलोमीटर तक पाया जाता है। तो यहाँ पे पहला विकल्प सही होगा। और विकल्प बी कि यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, तो ऐसा नहीं है। यह वायुमंडल की सबसे निचली एवं सघन परत है, जहाँ पर मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं सब इसी में घटती हैं, क्षोभ मंडल में। और इस परत का तापमान जो है ऊंचाई के साथ बढ़ता नहीं है बल्कि घटता है। और 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी होती है। इसलिए यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 20 देखें कि पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? प्रशांत महासागर, लॉरेशिया, गोंडवाना लैंड, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, गोंडवाना लैंड। जो पैंजिया से जो टूटा हुआ जो दक्षिणी महाद्वीप था उसे गोंडवाना लैंड कहा जाता है। अब थोड़ी सी हम बात कर लें इस पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत की तरफ देखेंगे अगर हम, कि जो महाद्वीप वर्तमान स्थिति को पहुँचे हैं, कैसे पहुँचे हैं, तो हम देखेंगे कि जो वेगनर ने जो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया उसके अनुसार कार्बोनिफोरस युग में पृथ्वी के सभी खंड जो थे आपस में जुड़े हुए थे, जिससे कि पैंजिया का नाम दिया गया। जबकि पैंजिया के चारों ओर महासागर का विस्तार था जिसे फैंथलासा कहा जाता था। ये आप चित्र में देख रहे हैं, है ना। और फिर क्या हुआ कि कार्बोनिफेरस युग से प्रारंभ होकर ट्रियासिक युग तक में पैंजिया का विभाजन प्रारंभ हुआ और इसका एक भाग उत्तर की ओर और दूसरा भाग दक्षिण की ओर प्रभावित हुआ। तो जो उत्तरी भाग यानी जो उत्तर की तरफ गया उसे अंगारा लैंड और जो दक्षिणी भाग को गया उसे गोंडवाना लैंड कहा जाता है। इसके बाद क्या हुआ कि जुरासिक काल में गोंडवाना लैंड में विभाजन के परिणाम स्वरूप दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, पैलिपी भारत और ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ। तो ये थोड़ी सी एक शार्ट हो गया इसके लिए, तो आप इसे समझ सकते हैं, है ना। तो जो पैंजिया से टूटा हुआ जो दक्षिणी महाद्वीप था उसे गोंडवाना लैंड कहा जाता है ना। और अब देखिए प्रश्न नंबर 21। तो प्रश्न नंबर 21 है कि म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? तो इसके लिए भी आप भारत का मैप ज़रूर देखें तो आप पाएंगे कि जो म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्यों की सीमाएं लगती हैं, जो 7 सिस्टर्स हैं उनमें सबसे पहले आता है आपका अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आता है नागालैंड, फिर आता है मणिपुर, फिर आता है मिज़ोरम। तो इस बार वहाँ से संबंधित सवाल पूछ सकता है मैप पे 7 सिस्टर्स की तरफ, यानी कि जो हमारा पूर्वोत्तर भारत है वहाँ से सवाल इस बार पूछ सकता है, क्योंकि मणिपुर में अभी कुछ घटनाएं हुई हैं जिसकी वजह से बिहार BPSC 69 में सवाल बनता है। तो आप थोड़ी वहाँ का मैप अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। और
बात करें इसी में अगर हम, तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा वो अपना बी हो जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इसके अलावा भारत का म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है उसकी लंबाई 1643 किलोमीटर, और अगर हम मील की बात करें तो 1021 मील है। अब प्रश्न नंबर 22वां देखें। तो प्रश्न नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ साथ 21 द्वीप शामिल हैं, किस जगह में? सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में ये सभी विशेषताएं उपस्थित है, जो कि भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। और अब देखें प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है कि भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील या किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? 10 समुद्री मील यानी लगभग 19.9 किलोमीटर, 16 समुद्री मील या 25.9 किलोमीटर, या 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर, या इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, 12 समुद्री मील या 12th नॉटिकल माइल, यानी कि लगभग 21.9 किलोमीटर तक फैली हुई है ना। तो ये क्षेत्रीय सीमा तट की बात हो गई। और संलग्न क्षेत्र की अगर हम बात करें तो जो संलग्न क्षेत्र है भारत का, ये आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक विस्तारित है, जबकि जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है, अगर इसकी बात करें तो ये 200 समुद्री मील तक फैला हुआ है। और एक समुद्री मील की अगर हम बात करें तो एक समुद्री मील में 1.8 किलोमीटर का एरिया, ये जो लेंथ है वो आता है। और ये जो समुद्र से जो सीमा जो होती है कि भाई कौन सी सीमा, जैसे कि क्षेत्रीय सीमा हो गया और संलग्न क्षेत्र हो गया या अनन्य आर्थिक क्षेत्र हो गया, उसकी अगर हम बात करें तो इसके लिए सन 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों के बीच समुद्री सीमाएं निर्धारित करने के लिए UNCLOS समझौता हुआ था 1982 में, जिसे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी कहा जाता है। उसके तहत जो समुद्री रेखाएं हैं उनको निर्धारित किया गया। और प्रश्न नंबर 24 की बात करें तो प्रश्न नंबर 24 है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है? महानदी घाटी, दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प डी होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि महानदी घाटी, दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी, ये तीनों जो हैं ये कोयले के भंडारों से समृद्ध हैं। और प्रश्न नंबर 25 देखें तो प्रश्न नंबर 25 है हमारा कि भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ये 2022 के संदर्भ में पूछा जा रहा है। और विकल्प बी है कि यह वजन कम करने वाला उद्योग है। और सी है कि महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है। तो यहाँ पे जो ए, बी और सी विकल्प हैं ये सही है 2022 के संदर्भ में। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि उपर्युक्त में से एक से अधिक। और प्रश्न नंबर 26 जो है, जो कि अंतिम भी है, ये सवाल है कि वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा, लघु तरंग सौर विकिरण के द्वारा, या परावर्तित सौर विकिरण के द्वारा, या उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प ये हो जाएगा कि दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा पृथ्वी जो है वो, जो वातावरण है हमारा, वो गर्म होता है। तो प्यारे बच्चों, ये था BPSC 69th CC एग्जामिनेशन के लिए हमारा मॉडल सेट नंबर 5। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए काफ़ी कारगर रहा होगा ये, और इससे आपको लाभ भी मिला हो। तो आप चैनल को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। साथ ही साथ अब जो नया वीडियो हम डालेंगे उसमें इतना डिटेल्स नहीं होगा, सिर्फ क्वेश्चन होगा और आपका 30 सेकेंड के अंदर आपको आंसर पे टिक करना है। हालांकि एक छोटा टिक रहेगा पर उसमें ज़्यादा क्या कोई डिटेल्स नहीं रहेगा। आई होप कि वो भी आपको काफ़ी मदद करेगा प्रीलिम्स की तैयारी के लिए। तो अंत तक बने रहने के लिए आपका आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।